रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। रूसी शोलों से यूक्रेन की धरती धधक रही है। यूक्रेन के 25% एरिया पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूरे यूक्रेन पर फुल एंड फाइनल कब्जे के लिए पुतिन ने अपना टारगेट भी सेट कर दिया और नई तारीख का ऐलान कर दिया। दावा किया यह जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 तक कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। टारगेट को फतह करने के लिए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की जीत की वजह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है और इस वक्त यूक्रेनी सेना मैदान छोड़कर भाग रही है। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में पासा पूरी तरह से पलट चुका है और पुतिन 20 जनवरी के टारगेट को हासिल करने में लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर यह जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब एक तरफ मध्यस्थता स्थापित होने की जो कोशिशें हैं, कहीं ना कहीं जो दूसरी जो कंट्रीज है वो कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात है, धमकियों का सिलसिला, वार पलटवार का सिलसिला भी तेज है और इन सब के बीच रशिया ने एक बार और एक अपनी डेडलाइन सेट कर दी और कहा है कि इस तारीख के बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगी। अब चलिए इस पर खास चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। और अब देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ नया, और रशिया जो है वो पूरी ताकत झोंक रहा है और अब पुतिन ने एक अपना और नया टारगेट सेट कर दिया और 20 जनवरी की तारीख वही होगा। उस दिन सभी के लिए ऐसी बातें लगभग लग रही है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो 20 जनवरी डेडलाइन सेट है और जेलेंस्की की जो सेना है वो बिखरती हुई भी नजर आ रही है। कितना असर आने वाले दिन में, और ये 20 जनवरी तक क्या ये युद्ध वाकई खत्म होने वाला है या फिर इन जो युद्ध का असर जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है उससे लेकर के और भी ज्यादा जद्दोजहद की स्थितियां देखने को मिलेंगी? धन्यवाद कर्मा। देखिए, यूक्रेन में जो भी हो रहा है ये एक वॉर जोन है। वहां से क्या खबर छन के आती है, छन के आती है, याद रखिए, फिल्टर होके आती है। इस पे आप कितना यकीन करें, कितना यकीन ना करें, ये आपके जो आपके चैनल्स हैं जो वहाँ पे ऑन द ग्राउंड हैं, वो आपको क्या भेजते हैं उसके ऊपर में आपको निर्भर करना पड़ेगा। और ये तो हम सब आप जानते ही हैं कि वेस्टर्न मीडिया ही सिर्फ रह गई है यूक्रेन में, बाकी कोई मीडिया वहां पे नहीं है। तो वेस्टर्न मीडिया से क्या आती है तो उसको आप लेके चलिए, लेकिन जहां तक हम जैसे लोगों का मानना है कि वो वेस्टर्न मीडिया आपको लगभग 75 से 80% तक वो अपनी जो उनकी भूमिका है उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं। बाकी जो 20% है या 25% है उसको बहुत कम करके दिखाते हैं। तो वहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पे यकीन करना आज के दिन में मुश्किल है। ये 22 या 24 फरवरी 2022 को भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। अब आपने पूछा था कि क्या ये 20 जनवरी वाली जो शगुफा आ रही है हमारे सामने में, क्या ये सच है? ये सच नहीं है। देखिए, हमने यूक्रेन के ऊपर में वो स्टेज देखी हैं जो कि इनिशियल डेज में थे, जब ज्यादातर जो जानकार थे वो मानते थे कि शायद अगले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो रशिया के अंदर में आ जाएगा। नहीं हुआ ऐसा। लगभग यूक्रेन जो 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन आज के दिन में नहीं झुका है और नहीं हारा है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज के दिन में यूक्रेनी सेना का मनोबल बहुत नीचे गिरा हुआ है, उसकी सेना की बहुत क्षति हुई है और वो कहीं भी आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। आप मार्क कीजिएगा मेरी बात, मैंने कहा आगे बढ़ने में। देखिए, मिलिट्री जब वॉर जोन में हम जाते हैं तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आप ऑफेंस लॉन्च करते हैं, मतलब आप दूसरे के ऊपर में आक्रमण करते हैं, तो दूसरों को, एनिमी को रौंदने के लिए आपके पास में एनिमी के बनाम लगभग 2.5 से 3 गुना एसिड होना चाहिए। मतलब अगर वहां पे रूस के अगर 10,000 फोर्स हैं तो आपको 25,000 या 30,000 फोर्स से और उसी अनुपात में जो वॉर मशीन्स हैं उसको लेके हमला करना पड़ेगा। तो क्या आज के दिन में यूक्रेन इस स्थिति में है कि वो कहीं भी ये 2.5 गुना या 3 गुना फोर्सेस लेके चढ़ाई कर सके? आंसर है नहीं।
तो ये जो नैरेटिव हो रही है, इसमें ये बात ज़रूर है कि पिछले लगभग 3-4 हफ्ते से, जब से ये ट्रंप के पावर में आने की बात आई है, तब से कहीं न कहीं जो एक नैरेटिव बनती थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से या यूरोपियन यूनियन के नेटो ब्लॉक से, कि हम यूक्रेन को अपनी जो वॉर मशीन है, वो देना कंटिन्यू रखेंगे और हम हमेशा यूक्रेन के साथ में खड़ी हैं। इसमें कहीं न कहीं डेंट पड़ा है। अब यूरोपियन यूनियन के भी लोग मानने लगे हैं कि ट्रंप के आने के बाद ये जिस तरह से अमेरिका से हथियार, गोला बारूद यूक्रेन में आते थे, वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा, फिर या तो यूरोपियन यूनियन के जो नेटो देश हैं, वो सारी चीज़ें पूर्ति करे, या फिर उन सबों को अपनी आवाज़ें कम कर देनी पड़ेगी। आज की स्थिति वही है, उन्होंने अपनी आवाज़ें कम कर दी हैं, क्योंकि जितनी वॉर मशीन की और गोला बारूद की ज़रूरत है यूक्रेन को, वो ये लोग दे नहीं सकते। ये अमेरिका से ही आना है और अमेरिका इसमें जा नहीं सकता है। सर, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि गोला बारूद की जो सप्लाई है वो कम पड़ती जा रही है, और हम भी यही देख रहे हैं, जो खबरें हैं निकल करके वो भी यही कह रही हैं कि जो गोला बारूद, जो फिर जो भी वेपन सप्लाई किए जा रहे थे, वो अब पहले की तुलना में, जब जो बाइडेन थे तब से लेकर के और अब आने वाले दिनों में जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता पर बैठेंगे, उसकी कुर्सी संभालेंगे, तब से वो जो आंकड़ा है, जो मशीनरी जो ट्रांसफर करने की जो लगातार यूक्रेन जो है वो उम्मीदें भी कर रहा था, वो अब सारी चीजें, वो सप्लाई अब कम हो रही है। तो इसका ये जो सप्लाई कम हो रही है, जेलेंस्की वैसे भी बहुत ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि उनकी सेना भी कमजोर है, उनकी सेना भाग भी रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाड़े पे जो सेना आई थी वो अब भाग रही है, वो अब किनारा कसती हुई नजर आ रही है। तो जेलेंस्की जो है वो हर मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ये देखा जाए, ये माना जा सकता है कि क्या, क्योंकि इतने 1000 से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है, ना तो जेलेंस्की झुकने को तैयार है, और पुतिन के पास में वेपन्स है, उनके पास में परमाणु बम है, तो वो तो इस तरह की चीजें करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आएंगे। तो क्या, लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही है, जो स्थितियां लगातार डेवलप हो रही है, क्योंकि अब वेपन्स की भी सप्लाई नहीं होगी, सैनिक भी कम हो रहे हैं, और जो यूक्रेन है वो तबाह हो रहा है, लगातार हर रोज जल रहा है, तो क्या जेलेंस्की आगे आएंगे और क्या उनका जो झुकाव है वो देखा जाएगा, और अगर वो झुकते हैं तो कितना हिस्सा यूक्रेन का कब्जे में चला जाएगा रशिया के? देखिए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में अपना आंकलन दिया था कि लगभग 20 से 25% जो यूक्रेन का भाग है, उस पे रूस का ऑलरेडी अधिकार हो चुका है, तो ये लगभग ठीक है। देखिए, पूरा का पूरा डोनबास एरिया, उसके बाद ज़ैपोरिज़िया और पार्ट ऑफ हेर्सन, ये ऑलरेडी रूस के पास में है। अब रूस की आंखें, अगर वो एक्सपेंशन करना चाहता है, तो उसकी सबसे बड़ी आंखें जो होगी वो किसी तरह से नीचे से ओडेसा के ऊपर में चला जाए, तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा ब्लैक सी जो है वो रशिया के अंदर में आ जाएगा, रशिया के अधीनस्थ आ जाएगा, और यूक्रेन जो है वो लगभग जो लैंड लॉक्ड एरिया कहते हैं वो उसमें चला जाएगा। तो इसमें यूक्रेन की बहुत ज्यादा क्षति होगी, उसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरा, जितना बड़ा ये वॉर का जो जोन है, आप एकदम बिल्कुल उत्तर से ले लीजिए, जहां पे के डोनबास शुरू होता है, लुहांस्क, डोनेस्क, उसके बाद ज़ैपोरिज़िया, फिर खेर्सन, तो इतने बड़े एरिया में सेना को तैनात करना ये नामुमकिन है यूक्रेन के लिए भी, लेकिन रूस के लिए एक तरह से संभव है। रूस के पास में बहुत सेना है, पास में बहुत सारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो कि वहां पे लोकल कंट्रोल करने के लिए चाहिए, वो आज के दिन में रूस के पास में है। तो रूस जितने एरिया लिया हुआ है उस पर कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। आगे बढ़ने के लिए उसको ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़ेगा। तो क्या रूस चाहेगा कि पूरा का पूरा यूक्रेन को वो ले ले? मुझे नहीं लगता है। रूस कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे रूस की जो छवि है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें कम होगी, और इसमें बहुत तबाही होगी। जब आप एक सिटी के ऊपर में आप चढ़ाई करते हैं, आप याद कीजिए वो पहला वीक जो था ऑफेंसिव का, जो 24 तारीख फरवरी से जो आगे बढ़ा था, उसमें 28 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द रोड जो था, जो कि कीव से लेके जो रूस की जो सीमा थी वहां तक लगती थी,
उस पे जितने सारे मिलिट्री व्हीकल्स थे, टैंक थे, आर्मर्ड व्हीकल्स थे, सबको यूक्रेन और उसके ड्रोन ने तबाह कर दिया था। बहुत बड़ी क्षति उसको उठानी पड़ी थी। तो फिर से रूस नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई तबाही हो, तो पूरा का पूरा जो यूक्रेन है उसको लेना नहीं चाहेगा। हाँ, अगर उसने मान लीजिए निप्रो नदी के पूरब का पूरा एरिया अगर ले लिया तो यूक्रेन दो भागों में बंट जाएगा। फिर उसके बाद यूक्रेन के पास में वो हस्ती नहीं होगी कि वो निप्रो नदी को क्रॉस करके जाके फिर से रूसी सेना के ऊपर में हमला करे। तो ये एक खतरा है जिसमें कि जेलेंस्की की पावर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और उसी दिन जो वहां की जो सिटीजन हैं वो जेलेंस्की को वहां से उठा फेंकेगा। देखिए, जेलेंस्की के पास में अगर इतनी सोचने की क्षमता होती कि अमेरिका क्या कर रहा है, नेटो क्या कर रहा है, तो वो बहुत पहले ही एक अपना रवैया बदला होता है कि मुझे रूस से दुश्मनी नहीं लेनी है। मतलब आप कहते हैं ना कि आप बाघ के डेन में जाके उसको आप चैलेंज करो, ये तो और वही जेलेंस्की कर रहा है। जेलेंस्की उस सरजमीन पे एक मोहरा बना हुआ है, ये वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है। देखिए, आज के दिन में इसके इतने टेरिटरी चले गए हैं रूस के पास में, उसके अपने आदमी जो पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से, औरतें, बच्चे यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कहां नहीं हैं, सब भाग के वहां पे शरण लिए हुए हैं और उनका वहां पे शोषण हो रहा है। तो अगर जेलेंस्की के पास में ये सोचने की अगर हिम्मत, ये शक्ति होती, तो वो कब का अपने आप को संभाल के रूस से एक समझौता करके बेहतर स्थिति में होता है, लेकिन वो करने को तैयार ना है, और न आज के दिन में जेलेंस्की के पास में वो हस्ती है कि वो इस वॉर को रोक सके, क्योंकि इस वॉर को पूरा का पूरा अमेरिका के नेतृत्व में नेटो लड़ रहा है। अब तीसरी चीज ये है कि अब जबकि नेटो का सीधा हस्तक्षेप है इस वॉर में, क्योंकि जो यूके से एक जो मिसाइल आई हुई है, वो मिसाइल का संचालन जो होता है वो नेटो के कंट्री के थ्रू ही होगा, नेटो के फोर्सेस के थ्रू ही होगा। उसके अलावे जो अमेरिका ने ATCMS दिया हुआ है रूस को, ये भी सैटेलाइट से एक्टिवली कंट्रोल होता है, नेविगेशन होता है। तो ये दोनों मिसाइल जब भी चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि नेटो डायरेक्टली इस वार का संचालन कर रहा है। तो जब नेटो इसमें डायरेक्टली फंस गया है तो रूस को अब वो अधिकार है कि नेटो के खिलाफ वो एक्शन ले सके। और यहीं पे जो आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो अभी टेस्ट हुआ है इंटरमीडिएट रेंज का, इसकी जो उन्होंने टेस्ट की है कि जाके निप्रो सिटी पे गिरा है, अपने ठिकाने पे जाके गिरा है, तो ये काफी रेलिवेंट हो जाता है कि क्योंकि उसी के आसपास में कीव है, और उससे थोड़ा सा आगे चले जाइए लिविव है। तो ये जो शहर हैं ये आज के दिन में रूस के जो टारगेट पे है वो है। अब या तो जेलेंस्की खुद मान ले कि हाँ, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम आगे नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो एक जो डायलॉग होगा वो डायलॉग शुरू होगा, उसमें लेन देन मतलब गिव एंड टेक के थ्रू कहीं न कहीं पे समझौता होगा। अगर जेलेंस्की वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसने अगर ये दोनों मिसाइल को जो मैंने नाम लिया था, अगर इसका प्रक्षेपण रूस के सरजमीन पे कंटिन्यू रखा, तो मुझे ये सोचने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि रूस अपना अब और क्षति नहीं देखना चाहेगा। लोग एटॉमिक हथियार किस लिए रखते हैं? इसीलिए कि आपका जो अपना संप्रभुत्व है, जो आपका जो जमीन है, जो आपकी सेना है, वो खतरे में ना पड़ जाए। और रशिया ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया था, हालांकि वॉरहेड जरूर खाली था, उसमें परमाणु बम नहीं था, लेकिन रशिया ने यह भी कहा कि फिलहाल इस बार वॉरहेड खाली है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये जो हमारा वॉरहेड है वो परमाणु बम को ले जाने की पूरी क्षमता रखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये जो थे ये MIRV टेक्निक है गरिमा, ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिलीज्ड व्हीकल। मतलब एक मिसाइल में 6 से 8 तक वो वॉरहेड होते हैं, तो मतलब एक मिसाइल को छोड़ने से 6 से 8 सिटी तबाह किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यूक्रेन में तो वो 6 से 8 सिटी ऐसे नहीं हैं जो कि रूस बर्बाद करना चाहेगा। हाँ, कीव और लिविव
ये 2 सिटी ऐसे हैं जो जो स्ट्रैटेजिकली जो इम्पोर्टेंट है। कीव उसका राजधानी है, उसमें ज़ेलेंस्की रहता है, और लिविव ऐसी जगह है जहाँ पे कि नेटो के सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन वहाँ से होके आते हैं। तो ये 2 सिटी ज़रूर रशिया के टारगेट पे होगा। अब वो क्या करता है वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन आज के दिन में जो एक सरसरी निगाह देखने से लगता है कि या तो ज़ेलेंस्की को इमीडिएटली टॉक पे आना चाहिए, नहीं तो ज़ेलेंस्की अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक भी मिसाइल रूस के किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे गिरा, जिस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं, तो एक जो यूके का मिसाइल है या जी यूएसए का मिसाइल है, जी तो फिर अपनी आन रखने के लिए हो सकता है कि रूस उस हाइपरसोनिक मिसाइल का एटॉमिक हथियार के साथ में उपयोग करे। चाहे उसमें 2 ही वॉरहेड हों, तो उसमें 2 सिटी उसके जो है तबाह हो जाएंगे। जो यूक्रेन जो घुटने पे आके बैठ जाएगा, फिर उसे ऊपर उठने की, खड़ा होने की फिर उसमें क्षमता नहीं रहेगी। सर, लगातार जिस तरह से हमले की बातें सामने आ रही है और जिस तरह से पुतिन खुद उन्होंने खुद ही पूरा मोर्चा संभाल रखा है शुरू से लेकर के अब तक, और एक और लगातार ये भी चर्चाएं सामने हो रही हैं कि रशिया ये कह रहा है कि पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर के पश्चिमी देश जो है वो ज़ेलेंस्की को उकसा रहा है, इस वजह से वो चीज़ों को बेहतर करने की बजाय और भी ज़्यादा खराब कर रहे हैं। तो रशिया जो है वो कहीं से घबराहट की स्थिति में क्या फिलहाल नहीं है? क्योंकि जिस तरह से उसके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह के लगातार हम देख रहे हैं स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, परमाणु बम से अटैक करने की बात कही जा रही है। 20 जनवरी 2025 को ये डेडलाइन भी दे दी गई है कि इस दौरान बड़ा विश्व युद्ध या तो हो सकता है और इसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कितना असर, और इन सब के बीच जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने भी अमेरिकी महासचिव, जो नेटो कंट्रीज के जो महासचिव है उन्होंने अमेरिका में ट्रंप से उन्होंने बातचीत भी की है, मुलाकात भी की है। तो क्या इसका कितना इम्पैक्ट आपकी नजर में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे यूक्रेन को युद्ध से मतलब अटैक करके अपने अंदर में लेने के लिए पुतिन नहीं सोचेगा। जी क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी बहुत बड़ा भूभाग है। वो सिर्फ ये चाहता था कि यूक्रेन नेटो के गोद में जाके ना बैठे, क्योंकि नेटो वही चाहता है कि रशिया के बैकयार्ड में उसको एक ऐसा क्षेत्र मिले जहां से कि वो रूस के ऊपर में अटैक कर सके, और आज के दिन में वही हुआ है। इसीलिए जो ये वॉर जोन बन गया है, जेलेंस्की एक मोहरा बन गए हैं उस चेस बोर्ड पे, और पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो एक निश्चित चेस तौर बोर्ड पर बन सर, गया है। समय की कमी ये है। आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब देखा जा रहा है कि ट्रंप की बड़ी जीत हो चुकी है और जो रशिया और यूक्रेन का ये जो वॉर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही देशों की तरफ से वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की मुसीबत में है और उनकी जो सेना है वो भी भाग रही है और परमाणु बम से अटैक करने की बातें लगातार पुतिन कह रहे हैं। आगे क्या कुछ स्थितियां बनेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा।